आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 से 12 जून के दरमियान जो है वो बजट पेश होने वाला है। तो बजट में जो भी कमी पेशी हो गई, टैक्सेस कम हुए, ज्यादा हुए, सारी की सारी तफसीलात आपको बताऊंगा जो अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मेरी उनमें, और साथ में जो फाइल रिटर्न करने का तरीकाकार है वो भी आपको बताऊंगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लाजमी करें। कि किसी हवाले से भी आपको फायदा हो रहा है तो आप तब भी सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई आपको दोस्त है किसी मामले में फंसा हुआ है और आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो आप उसके साथ वो वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उसको फायदा हो। आज की ये जो वीडियो है ये लैंडलॉर्ड के हवाले से है, मालिक मकान मालिक दुकान के हवाले से है कि वो कौन सी ऐसी गलती है कि जो मालिक मकान जब करता है, मालिक दुकान करता है, यानी कि लैंड ऑनर जब करता है उसके बाद जो है वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नतीजे वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और उसका अंदाजा भी एक मालिक मकान या मालिक दुकान लैंड ऑनर नहीं लगा सकता। जो गलती आज आपको बताने जा रहा हूँ, बाद में अगर फाइज का कोई डिस्प्यूट बनता है, किराएदार के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है किसी भी सूरत में, और अगर अदालत जाना पड़ जाता है तो जो मालिक मकान होता है, मालिक दुकान होता है, उसको बाद भी अंदाजा होता है जाके कि ओहो मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, अगर ये मुझे पहले पता होता तो कम से कम मैं इससे बच सकता था। इसलिए अगर फर्ज की आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लाजमी इसको जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपके 5 मिनट बाद में आपको 2-4 सालों से या एक बड़े लॉस से जो है वो बचा सके, 2-4 साल ज़ाया होने से या बहुत बड़े लॉस से आपको बचा सके। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां हैं कि जिसकी वजह से मालिक मकान, मालिक दुकान और लैंडलॉर्ड को बहुत बड़े लॉस के जो है वो अंदेशा है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि मैं आपको बता सकूँ वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि वो गलती दूर करने का क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है, किराएनामे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लिख देते हैं बाद में आपको उसको फेस करना पड़ता है। आप आखिर तक ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको उस गलती के बारे में पता चल सके। इसमें जो चंद बड़ी गलतियाँ की जाती हैं उनमें जो वजूहात हैं उसमें जो सरफहरिस्त वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किराएनामा लिखा जाता है, फर्ज किया अगर 4-5 भाई हैं, बरदरान हैं, और उनमें से 4 भाई एक भाई को कह देते हैं ठीक है जी आप जाके उसके साथ स्टाम्प पेपर कर लो और जो किराया होगा वो हम आपस में बांट लेंगे, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब क्या लॉस होगा वो लॉस आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और इससे हट के अगर फर्ज किया एक जो वालिद है उसने अपने बेटे को कह दिया ठीक है जी आप जाके किराएनामा जाके तहरीर कर लो और मैं फलां वजह से नहीं आ सकता। ट्रस्ट के मामला चल रहे होते हैं, यानी कि भरोसा एक कायम हुआ होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट में, किराएदार में और मालिक मकान मालिक दुकान लैंड ऑनर में कि ठीक है जी मेरा दोस्त है काफ़ी अरसे से मुझे कह रहा था कि मुझे आप दुकान दे दो या मकान दे दो, तो ठीक है यार भरोसेमंद आदमी है, कोई मसला नहीं, बेटा आप जाओ और जाके जो है वो किराएनामा तहरीर कर लो। उस सूरत में भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तीसरी सूरत जो तीसरी वजह है वो ये है कि कई दफ़ा हम ये करते हैं कि जब किराएनामा लिख रहे होते हैं तो जो हमारी जो रेंट प्रॉपर्टी से रेवेन्यू आ रहा होता है वो टैक्स से बचने के लिए हम टैक्स के रिकॉर्ड में उसकी रिटर्न फाइल नहीं करवाते, तो उस सूरत में भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब ये तमाम की तमाम वजह ऐसी हैं कि जिनसे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ किया किसी भी मामले में किसी भी तौर अगर फ़र्ज़ किया मालिक मकान और किराएदार के दरमियान किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और किसी सूरत में अगर आपको अदालत जाना पड़ गया और आपने जाके इविक्शन पिटिशन दायर कर दी, बेदखली की दरख्वास्त दायर कर दी, किराएदार को घर से या दुकान से बेदखल करने की आपने दरख्वास्त दायर कर दी, और आपने ये जो ऊपर सूरतें मैंने आपको बताई हैं इस सूरत में आप फंस गए तो बहुत लंबे प्रोसीजर में आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब फ़र्ज़ किया आपके नाम पे दुकान थी, मकान था और आपने अपने बेटे को भेज दिया, और किसी भी सूरत में अगर फ़र्ज़ किया आपको जाना पड़ ही गया और आपने जाके बेदखली की दरख्वास्त दायर कर दी, कोर्ट ने समन नोटिस भेज देने हैं किराएदार को। पहले तो वो आते ही नहीं, अगर वो आएंगे तो वकील अपने से मिलेंगे, वकील उनसे पूछेगा ये बताएं कि जिस बंदे ने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, किराएनामा लिखा था, क्या वो इस प्रॉपर्टी का मालिक भी है या नहीं है, या मालिक कोई और है। तो अगर किराएदार ने उसे बताया कि नहीं जी ये तो उसका बेटा मेरे पास आया था, उसने मेरे साथ जो है वो रेंट एग्रीमेंट किया था, किराएनामा लिखा था मेरे साथ, और जो इसका ओरिजिनल जो मालिक है, जो ऑनर है वो तो उसका बाप है जी। और या ऐसी सूरत में कि अगर वो जाके अपने वकील कहते हैं नहीं जी ये तो 4 भाई हैं, मुश्तरका प्रॉपर्टी है, और मुश्तरका प्रॉपर्टी होने की वजह से 4 भाइयों ने एक भाई को कहा ये ठीक है जाके आप किराएनामा लिखाओ, एग्रीमेंट कर रहा हो, तो बाद में जो रेंट होगा वो तुम लेते रहना और हमें देते रहना, हम बांट लिया करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करेंगे। अगर किराएदार जाकर अपने वकील को ये बताता है कि मुश्तरका प्रॉपर्टी है, ये तो सब के नाम पे, इस अकेले के नाम पे नहीं है। या तीसरी सूरत ये है कि अगर फ़र्ज़ किया आप किराएदार के साथ कुछ मामला भरोसे की बुनियाद पर करते हैं, आपको पता है कि छोटी छोटी बातों में कई दफ़ा लड़ाई हो जाती है या डिस्प्यूट बन जाता है। जैसा कि फ़र्ज़ किया कोई बिल अगर किराएदार नहीं पे कर रहा, या किराएदार कह रहे नहीं जी पिछले महीने तो 500 आया था, इस दफ़ा 1000 आ गया जी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो वही यूनिट इस्तेमाल की है। अच्छा फ़र्ज़ किया कोई बोरिंग की मोटर ख़राब हो गई
तो आप किराएदार से पैसे मांगते नहीं जाते, आप डालें आधे हम डालते हैं, तो किराएदार कहते नहीं मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे दे दूँ। ठीक है ना, इस किस्म के मामला रोजाना चल रहे होते हैं। तो भरोसा एक तरफ, अगर आप भरोसा करके भी करते हैं ना, एक गरीब आदमी जो है बाद में आपसे लड़े गई क्योंकि उसके पास पैसे होते नहीं, तो आप भरोसे के ऊपर जब आप एक करारनामा लिखते हैं और बाद में डिस्प्यूट बनता है और आप कोर्ट में जाते हैं, वज़ाहिर दरख्वास्त दायर करते हैं, तो वकील जब नोटिस दायर करते हैं, जब नोटिस होगा जैसे मैंने आपको बताया, और वो आ जाता है और आके जब वकील को बताता है कि नहीं जी ये तो ओरिजिनल बंदा नहीं है, ये इसने अपने बेटों को भेजा है, या ये 4-5 भाई हैं, मुश्तरका प्रॉपर्टी है, और इन भाइयों ने मिलकर एक भाई को जो है नामा भेजा है कि ठीक है जी आप लोग जाके किरायानामा तरीक कर लो और किराए की जो रकम है वो हम बांटने के लिए आपस में। तो ये ओरिजिनल मालिक नहीं है जी, या तो मुश्तरका प्रॉपर्टी है या इसने अपने बेटों को भेजा है। तो वकील पता आगे से क्या कहता है अपने क्लाइंट को, किराएदार को, ठीक है बस आप बेखम हो जाएं, अब मैं आपको 6 महीने, साल, 1.5 साल जो है वो लेके दे दूंगा। और उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक नॉर्मल केस हो जिसमें ये जो गलतियां बता रहा हूँ ये आप नहीं करते, आप ओरिजिनल मालिक हैं, किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट करते हैं और आप कोई गलती नहीं करते, तो फिर ऐसी सूरत में अगर आप अपने किराएदार को निकालने के लिए बेदखली की दरख्वास्त देंगे तो कोर्ट है वो समन नोटिस करेगी। जैसे किराएदार आएगा और वो लीव टू कंटेस्ट देगा तो साथ ही जो है वो जो कोर्ट होगी उसको 2 महीने, 4 महीने, 7 महीने का टाइम दे देगी। ठीक है जी, आप इस टाइम के दौरान जो है वो दरमियान ही आप इसको जो है ना छोड़ें और साथ में जो बैलेंस आपकी रेंट जो अमाउंट है वो आप जमा करवा दें। ऐसी सूरत में जब आप गलती नहीं करेंगे तो कोर्ट उस वक्त जो है वो एक तंबीह कर देती है किराएदार को कि आपने इतने वक्त में निकलना है। लेकिन अब जब आप ये जो गलतियां बता रहा हूँ ये आप करेंगे, ऐसी सूरत में जब लीव टू कंटेस्ट देगा ना किराएदार अपने वकील से मिलके, तो वकील ने सबसे पहले आपकी एंटाइटलमेंट को जो है वो छेड़ना है। और सबसे पहले ये इजहार रखिएगा, ये जो गलती सबसे बड़ी गलती है ना, ये आपको बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट अपने थ्रू नहीं करते एग्रीमेंट और आप अपने भाइयों के थ्रू करते हैं या अपने बेटे के थ्रू करते हैं, या एक भरोसे का रिश्ता कायम है और आप जो है वो अपने बेटे को भेज देते हैं या ग्रैंड एग्रीमेंट कर दो, ऐसी सूरत में किराएदार आपको सीधा एंटाइटलमेंट को हिट करेगा कि नहीं जी ये तो बंदा ही नहीं है, ये तो कोई जैली जो है मेरे साथ किरायानामा इसने कर लिया है, ये तो एग्रीमेंट ही जैली है और ये तो ओरिजिनल मालिक ही नहीं है। ऐसी सूरत में जो है वो कोर्ट के पास दूसरी कोई राय नहीं बचती। आम सिंपल केस हो तो वो सिर्फ वक्त दे देती है कि आपने अपने वक्त में निकलना है। लेकिन ऐसी सूरत में जबकि एंटाइटलमेंट को, मलकियत को छेड़ा जाए तो वहाँ पर कोर्ट बदल हो जाती है, कोर्ट पास उससे कोई राय नहीं बचती, बल्कि वो क्या करती है कि लीव टू कंटेस्ट एडमिट करती है और फिर उसी को जवाब दावा के तौर पर देखती है और फिर उसके बाद शातिर कार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद फिर एक लंबा प्रोसेस चल पड़ता है ना खत्म होने वाला। और कम से कम इसमें 1.5 साल का जो है वो वक्त लग जाता है। इसमें सारा का सारा नुकसान मालिक मकान, मालिक दुकान, कानून का होता है, लैंडलॉर्ड का होता है और सारे का सारा फायदा जो है वो किराएदार का होता है क्योंकि उसको वक्त मिल रहा होता है। अब जब वो देखता है ना कि मैं तो यहाँ पे बड़ा जो है वो मेरा जो डिफेंस बहुत ज़बरदस्त बन गया है, तो अब वो क्या करेगा कि अगर फर्ज के कोर्ट ने उसको कहा हुआ ना कि आपने जो रेंट की अमाउंट है वो आपने जो किराया है वो आपने जमा करवाना है कोर्ट में, अब वो क्या करेगा 1 महीने का जमा करवाएगा, 2 महीने का नहीं करवाएगा, फिर 1 महीने का करवाएगा, 2 का नहीं करवाएगा। तो इस तरीके से वो आपको तंग भी करेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे मासवाए जो है वो चुप रहने के या देखने के। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट किसी के साथ भी करें तो आपने क्या करना है, अगर आप खुद मालिक हैं तो आपको चाहिए कि आप खुद जाएं चल के और जाके जो है वो रेंट एग्रीमेंट करें। और अगर आप खुद नहीं जा सकते किसी वजह से भी तो आपने मुकदमा बना के उस बंदे के हैंड ओवर करना है, चूँकि उसमें साइन हो जाते हैं और वो मुख्तार मान जाता है वो बंदा जो आगे जाके एग्रीमेंट करेगा। फिर अगर बाद में आप कोर्ट में मुदाहरे की दरख्वास्त जाके देते भी हैं और किराएदार स्पेसिफिकली लेता है कि भाई ये तो क्या नाम है मलकियत इसकी है ही नहीं, ये तो एक जैली सा बंदा है, इसने एक जैली करारनामा मेरे साथ किया है, अब मैं कैसे दूँ इसको, बाद में ओरिजिनल मालिक आ जाए और मुझसे पैसे मांगे मैं कैसे दूंगा। ऐसी सूरत में जिस बंदे को आपने मुख्तार बनाया होगा वो मुख्तारनामा पेश कर देगा और साथ में ये भी इस्तदा करेगा कि अगर कोर्ट कहती है तो मैं जो है वो इसके ओरिजिनल मालिक को भी बुला लेता हूँ। तो वहाँ पे लीव टू कंटेस्ट में ही कोर्ट जो है वो किराएदार को कह देगी ठीक है जी आप यहाँ से अब इतने महीनों में निकले, 7 दिन में निकले, 90 दिन में निकले, 4 माह में निकले या कोई एक स्पेसिफिक टाइम जो है कर देगी कोर्ट। तो ये चीज़ें आपने लाजमन ध्यान में रखनी है। जो एंटाइटलमेंट को चैलेंज करना होता है इस पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक फैसले आ चुके हैं, हाई कोर्ट के फैसले ज़्यादा आ चुके हैं कि जब स्पेसिफिक एंटाइटलमेंट जो है वो किराएदार चैलेंज करेगा तब उसमें जो हायर एपेक्स कोर्ट के जो फैसले जाते हैं उनमें ये कहा गया है कि चूँकि इसमें जो टेनेंट है उसने जो है वो एंटाइटलमेंट को हिट किया है, चैलेंज किया है, तो लिहाजा अब जो पिटिशनर है यानी कि जो मालिक मकान बनने के जिसने पिटिशन मूव की है बजाय लेके, अब उसको अपनी जो मलकियत है वो साबित करनी पड़ेगी। और जब कोर्ट उससे मांगती है ना जी मलकियत लेके आए तो मलकियत उसके नाम पे होती नहीं है, तो बहुत लंबा एक प्रोसेस चल पड़ता है। और चूँकि हायर कोर्ट और एपेक्स कोर्ट की मलकियत को लेके फैसले भी हैं और
इस वजह से वो अक्सर जो है वो अपनी जजमेंट्स में ये कहती रहती हैं कि चूंकि द टेनेंट हैज रिफ्यूज टू एक्सीड द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टेनेंसी, कि चूंकि मलकियत को छेड़ दिया किराएदार ने, लिहाजा मलकियत साबित करनी पड़ेगी। मालिक को नहीं साबित करेगा तो फिर बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और आपको साबित करते करते कि नहीं जी मैं ही मालिक हूँ, मैंने ही अपने बेटे को मुख्तस किया था इस काम के लिए कि ठीक है जी आप जाके एग्रीमेंट करें, लिहाजा मैंने इसको मुख्तार बनाया था। फिर वहाँ पे आपको मुख्तारनामा हाथ दोबारा बनाना पड़ता है और वो फिर देना पड़ता है, फिर जाके कहीं पे वो डिस्पोजल होती है पिटिशन। तो ये सारी की सारी इन चीज़ों से बचने के लिए आप खुद जाएं, अगर नहीं जा सकते तो मुख्तारनामा बना दें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी सूरत में कोई थोड़ा बहुत फायदा पहुँच रहा है तो आप मुझे इंकरेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकूं। आपको 5 मिनट देने पड़ा करेंगे और आप किसी बड़ी मुसीबत से बच जाया करेंगे। अल्लाह पाक आपको किसी मुसीबत में ना डाले। आपको किसी भी सूरत में अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं मज़ीद भी आपके लिए अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो लेके आ सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।